गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग आधुनिक भारत के टॉप 500 क्वेश्चन का पहला वीडियो देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। इसमें आपको सब एक लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको बंगाल विभाजन कब हुआ था ये मिलेगा, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था ये मिलेगा, जैसे कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। ऐसा क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको डाउट रहता है, या फिर कन्फ्यूजन रहता है, या फिर याद नहीं होता है आपको। तो वैसे वैसे 500 क्वेश्चन करवाया जाएगा। यानी आपको जितना भी मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब टॉप क्वेश्चन है वो सब करवा दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और टेस्ट सीरीज़ है डेली टॉप 20 का। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए। डेली टॉप 20 क्वेश्चन करवाया जाता है MCQ के रूप में। एक बार उसको भी आप लोग देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस क्वेश्चन और आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, किसने भारत में अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किया? तो किसने किया था? मराठों ने किया। मराठा हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। उसके बाद 3 नंबर देखिए, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि करने वाला पेशवा कौन था? ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि करने वाला पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किसका उत्तराधिकारी था? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किसका उत्तराधिकारी था? तो किसका था? अलीवर्दी खां का। अलीवर्दी खां का। अलीवर्दी खां हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर देखिए, किसने कहा था अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है? किसने कहा था अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है? तो इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर, गांधी जी ने किसको देशभक्तों का राजकुमार कहा? गांधी जी ने किसको देशभक्तों का राजकुमार कहा? तो सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी देशभक्तों का राजकुमार कहे थे। ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद देखिए 7 नंबर, कैप्टन हॉकिंस भारत किस जहाज़ से आया था? तो कौन सा जहाज़ से आया था? हेक्टर से आया था। हेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे। हेक्टर जहाज़ से आया था। किससे आया था? हेक्टर जहाज़ से आया था। हेक्टर हो जाएगा यहाँ पे। हेक्टर जहाज़ से आया था। उसके बाद 8 नंबर देखिए, कब मुर्शिद कुली खां बंगाल का दीवान बना? कब मुर्शिद कुली खां बंगाल का दीवान बना? तो कब बना? 1700 ईस्वी में। 1700 ईस्वी में। अलीनगर की संधि कब हुई? अलीनगर की संधि कब हुई? 9 फरवरी 1757 में। 9 फरवरी 1757 में हुई थी अलीनगर की संधि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में, प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये तो पता ही होगा आपको। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 में। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 में हुआ था। उसके बाद 12 नंबर देखिए, 1919 में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार किसके द्वारा चलाया गया था? 1919 में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार किसके द्वारा चलाया गया था? तो किसके द्वारा चलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबा रामचंद्र देव के द्वारा। बाबा रामचंद्र देव के द्वारा। उसके बाद देखिए 13 नंबर। 13 में क्या है? अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। सरकार को लगान देना बंद करना, ये था उद्देश्य एक आंदोलन का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 1855 ईस्वी में 1855 ईस्वी में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर वारो को। मेजर वारो को हराया था संथालों ने 1855 में। उसके बाद 15 नंबर देखिए,
महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की? महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वासुदेव बलवंत फड़के हो जाएगा। वासुदेव बलवंत फड़के हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर देखिए, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक, गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले हो जाएगा। ज्योतिबा फुले हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? दुर्बलता किसी भी रूप में हो वह एक अभिशाप है, यह कथन किसका है? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। इसको फिर से एक बार देख लीजिए, दुर्बलता किसी भी रूप में हो वह एक अभिशाप है, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद 18 नंबर देखिए, भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था। भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था तो कौन था? मद्रास लेबर यूनियन था। मद्रास लेबर यूनियन था। उसके बाद देखिए, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड पामस्टन हो जाएगा। लॉर्ड पामस्टन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो चिन्ह था कमल और चपाती। कमल और चपाती। चपाती का मतलब रोटी होता है। राजस्थान में रोटी को चपाती ही बोला जाता है। कमल और चपाती। उसके बाद देखिए 21 नंबर, 1857 के विद्रोह किस शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण घटक था? तो क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 में हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर लड़े थे। फिर 22 नंबर देखिए, भारत के किस वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे? यानी 1857 के क्रांति में कोई उन लोगों का योगदान नहीं था। तो किन वर्गों का? शिक्षित और मध्य वर्गों का। शिक्षित और मध्य वर्गों का। आज भी वैसा ही है, शिक्षित और मध्य वर्ग आज भी अलग रहते हैं सबसे। दुनियादारी से लोगों को ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। कहने का मतलब ज़्यादा शिक्षित जो एकदम जैसे कि सेट हो गया है ज़िंदगी में, वो लोग का दुनियादारी से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कोई मतलब नहीं, अपना देखो सिर्फ। आज भी वैसा ही है लोग का मेंटलिटी। उसके बाद देखिए 23 नंबर, किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? किसने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा था? तो किसने कहा था? मीराबेन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन और किस नाम से जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन और किस नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग को तो पता ही होगा। मलंग बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? मलंग बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर 25 का आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अब आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि मलंग बाबा, भारत के किधर साइड के लोग मलंग बाबा कहते थे महात्मा गांधी को? उत्तर पश्चिम पूरब किधर साइड के लोग थे जो महात्मा गांधी को मलंग बाबा के नाम से मतलब पुकारते थे? उसके बाद देखिए 26 नंबर, 1923 का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ? 1923 का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ? तो नागपुर में हुआ। कहाँ हुआ? तो नागपुर में हुआ। उसके बाद 27 नंबर देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर 1920। आंसर क्या होगा? 17 अक्टूबर 1920। उसके बाद देखिए ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ? ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1926 में। 1926 में एक और घटना घटा था जो महत्वपूर्ण था, उसको बताइएगा आप लोग कमेंट में। उसके बाद 29 नंबर देखिए, कांग्रेस ने यह नारा कब दिया कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ और पांव हैं? तो कब दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन में दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी पता होगा आप लोग को।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कौन अमेरिकी पत्रकार था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसके साथ था? तो कौन सा पत्रकार था? लुईस फिशर था, लुईस फिशर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में कौन सा सत्ता दल था? भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में कौन सा सत्ता दल था? तो कौन सा था? लेबर पार्टी था, लेबर पार्टी था, लेबर पार्टी। लेबर पार्टी 1946 में जीता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया था? 18 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947 में पारित किया गया था। उसके बाद 33 नंबर देखिए, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी का नेता था ये। उसके बाद 34 नंबर देखिए, पाकिस्तान निर्माण के सदैव कट्टर विरोधी रहे। पाकिस्तान निर्माण के सदैव कट्टर विरोधी रहे। तो कौन रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद 35 नंबर देखिए, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? तो किसने बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो विदेशी वस्त्र वगैरह को जलाया जा रहा था उसको निष्ठुर बर्बादी बताया। ये हो जाएगा। उसके बाद बानर सेना और मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है? बानर सेना और मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञ आंदोलन। तो इसमें आप लोग बताइएगा आंसर, बानर सेना और मंजरी सेना। बानर सेना में कौन लोग थे और मंजरी सेना में कौन लोग थे? यानी दोनों में, एक में महिलाओं के लिए था, एक में पुरुष के लिए था। तो किस में महिला था और किस में पुरुष था वो बताइएगा आप लोग। उसके बाद 37 नंबर देखिए, 37 नंबर में क्या है? मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? तो कब मनाया? 17 मार्च 1947 को, 17 मार्च 1947 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। उसके बाद 38 नंबर देखिए, किस अधिनियम द्वारा भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ? किस अधिनियम द्वारा भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो 1919 में हुआ, 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम द्वारा। उसके बाद 39 नंबर देखिए, सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा किसने व्यक्त की? सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा किसने व्यक्त की? तो किसने व्यक्त किया था? चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली ने, चौधरी रहमत अली ने। उसके बाद 40 नंबर देखिए, ब्रिटेन सरकार ने भारत कब तक छोड़ देने की घोषणा की थी? ब्रिटेन सरकार ने भारत कब तक छोड़ देने की घोषणा की थी? तो जून 1948 तक, जून 1948 तक। उसके बाद आगे देखिए, भारत 41 नंबर, भारत विभाजन के माउंटबेटन योजना कब घोषित हुआ? भारत विभाजन के माउंटबेटन योजना कब घोषित हुआ? तो घोषित हुआ था 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को। उसके बाद 42 नंबर देखिए, 42 में क्या है? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया 22 दिसंबर 1939 को। किस उपलक्ष्य में मनाया था मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस? बताइएगा आप लोग कमेंट में। उसके बाद 43 नंबर देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? तो कब हुई थी? 1956 में हुई थी। तो इसका भी बताइएगा आंसर, इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? और उसके बाद 44 नंबर देखिए, 44 में क्या है? नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। किसने कहा था? किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी का कहना था, महात्मा गांधी जी का कहना था।
उसके बाद 45 नंबर, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है, यानी और किस नाम से जाना जाता है? तो रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट को महात्मा गांधी क्या बोले थे? इसको ही बताइएगा आप लोग, इस एक्ट को महात्मा गांधी क्या बोले थे, कौन सा कानून बोले थे? ऐसे तो याद ही होगा आप लोग को, लेकिन एक बार बता दीजिएगा क्या बोले थे महात्मा गांधी। उसके बाद 46 नंबर देखिए, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन थे? द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन थे? तो बीडी सावरकर थे, विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर। उसके बाद 47 क्वेश्चन देखिए, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस जी थे। उसके बाद आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? एस.एन. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी। 49 नंबर देखिए, जब भारत में क्रिप्स मिशन आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब भारत में क्रिप्स मिशन आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था वायसराय? लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था, लिनलिथगो। क्रिप्स मिशन कब आया था? आप लोग को मालूम ही होगा। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई? अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1907 में हुई थी। कब हुई? 1907 में। किसने किया था ये आप लोग को बताना है। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो किसने किया? श्याम कृष्ण जी वर्मा। कब किए थे ये आप लोग को बताना है। उसके बाद 52 नंबर देखिए, भगत सिंह ने नौजवान सभा का स्थापना कब किया? भगत सिंह ने नौजवान सभा का स्थापना कब किया? तो कब किया था? कब किए थे? 1926 में किए थे। उसके बाद 53 नंबर देखिए, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, कब समाप्त हुआ था और किस कारण से समाप्त हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। आप लोग भी थोड़ा मेहनत कर लीजिए। उसके बाद आगे देखिए, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? 54 का आंसर क्या होगा? C.F. एंड्रयूज हो जाएगा, C.F. एंड्रयूज। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते थे? देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? C.F. एंड्रयूज हो जाएगा, C.F. एंड्रयूज हो जाएगा। उसके बाद 55 नंबर देखिए, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने, सरोजनी नायडू ने। उसके बाद 56 नंबर देखिए, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां। कौन था? आगा खां था। अब बताइएगा आप लोग कि जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कब बने थे वो? उसके बाद 57 नंबर देखिए, स्वदेशी तथा बहिष्कार का नारा सबसे पहले किसने दिया? स्वदेशी तथा बहिष्कार का नारा सबसे पहले किसने दिया? तो किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने। इसको बताइएगा, बाल गंगाधर द्वारा 2 पत्रिका संपादित किया गया था, कौन कौन सा था उसको बताइएगा आप लोग कमेंट में, और कब किया गया था और कहाँ से किया गया था, और भाषा भी बताइएगा कौन कौन सा भाषा में था। उसके बाद 58 नंबर देखिए, मुजफ्फरपुर कांड 1908 में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? मुजफ्फरपुर कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी?
तो खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। खुदीराम बोस को, खुदीराम बोस हो जाएगा, इनको फांसी दिया गया था 1908 में। तो इसमें आपको स्मॉल डेट बताना है, स्मॉल डेट बताना है। और फांसी की सज़ा सुनाने वाला कौन जज था, उसका नाम बताना है। किसे बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा था? किसे बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा था? तो किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले जी को, सॉरी, गोपाल कृष्ण जी गोखले बोले थे बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को बोले थे। तो गोपाल कृष्ण जी गोखले किन के गुरु थे और कैसे गुरु थे? राजनीतिक थे, आध्यात्मिक थे, कैसे गुरु थे, ये बताना है आप लोग को। वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना का सूत्रधार कौन था? वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना का सूत्रधार कौन था? तो कौन था? रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। अब कब बम फेंका गया था और कहाँ फेंका गया था, इसको आप लोग को बताना है, क्योंकि आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए। ऐसे आपको क्या होगा कि ना इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, रटने का जो आदत है ना, वो धीरे धीरे निकल जाएगा आप लोग के दिमाग से अंदर। थोड़ा मेहनत करके पढ़िए, ढूंढ ढूंढ के पढ़िए, खोज खोज के पढ़िए, यूट्यूब से खोजिए, गूगल से खोजिए, बुक से खोजिए, एनसीईआरटी पढ़िए। और एनसीईआरटी तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो समझिए आप कंपटीशन से बाहर हैं। अभी नहीं, आने वाला समय में अगर एनसीईआरटी पे कमांड नहीं है तो आप समझिए गेट से बाहर। एनसीईआरटी का साइकोलॉजी वगैरह क्वेश्चन है, उसको भी थोड़ा बहुत आप लोग को पढ़ना चाहिए कम से कम, क्योंकि वो क्वेश्चन मैक्सिमम छूट ही जाता है। कम से कम 12th क्लास का एनसीईआरटी है, उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, भारत का राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया? तो कब प्रदर्शित किया गया था? 1907 में। अब कहाँ प्रदर्शित किया गया था, किसने प्रदर्शित किया था, उसको भी बताना है आप लोग को। एक बार ऐसे करके पढ़ लीजिए ना, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इसके साथ और जो इससे लिंक पॉइंट है उसको याद कर लीजिए। बाकी आपका इतिहास, अगर 500 हम क्वेश्चन करवाते हैं तो आपका पूरा इतिहास पे कमांड हो जाएगा। बिल्कुल आप थोड़ा रिसर्च करके पढ़िए, खोज खोज के पढ़िए। कुछ आप पढ़िए, कुछ हम पढ़ते हैं, हो जाएगा क्लियर, दोनों का कल्याण हो जाएगा। आगे देखिए 62 नंबर। 62 नंबर में क्या है? भारत के बाहर सक्रिय सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था कौन थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी। इसको भी आप लोग खोजिएगा, कब इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था और किसने किया था। उसके बाद 63 नंबर देखिए, भारत से बाहर सर्वप्रथम कहाँ पर अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की गई? तो कहाँ किया गया था? अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान में किया गया था। फिर 64 नंबर देखिए, 1915 ईस्वी में अफ़गानिस्तान में अंतरिम सरकार की स्थापना किसने की? तो किसने किया था? राजा महेंद्र प्रताप ने, राजा महेंद्र प्रताप ने किया था। ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद 65 नंबर देखिए, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। इसमें आप लोग को ढूंढना है कि चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन लोग शामिल थे, कौन कौन लोग शामिल थे। 5-6 व्यक्ति थे प्रमुख, उनको आपको कमेंट नहीं करना है, तो आप लोग कम से कम ढूंढ के लिख लीजिए कॉपी में। उसके बाद 65 नंबर देखिए, 65 तो हो गया। उसके बाद 66 नंबर देखिए, 66 नंबर में क्या है? 66 में है, अनुशीलन समिति किस प्रकार की संगठन थी? अनुशीलन समिति किस प्रकार की संगठन थी? तो कैसा था? एक क्रांतिकारी संगठन था। अब इसमें आप लोग को ढूंढना है अनुशीलन समिति की गठन कब हुआ था और किसने किया, आप लोग को ढूंढना है। उसके बाद 67 नंबर देखिए, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा
प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो क्या था? इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन था। इसका डेट बताना है, किस वर्ष ये पत्रिका प्रकाशित किया गया था। और फिर देखिए 68 नंबर, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो किसके समय पारित किया गया था? करजन के समय पारित किया गया था। करजन के समय पारित किया गया था। अब इसमें आपको ढूंढना है कि करजन के समय, करजन के कार्यकाल में बहुत महत्वपूर्ण घटना घटा है, कई संगठन का स्थापना हुआ है और इसके द्वारा कुछ और महत्वपूर्ण कार्य किया गया है, तो उसको आप लोग को लिख लेना है, कॉपी में नोट कर लेना है। ऐसे क्या है ना कि आप लोग को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए 69 क्वेश्चन, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उसके बाद 70 नंबर देखिए, इलवर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में उभरा था? इलवर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में उभरा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर लॉर्ड रिपन हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के समय। अब इलवर्ट बिल विवाद क्या था, इसको आप लोग सर्च कीजिएगा या फिर एनसीईआरटी 10th क्लास का एनसीईआरटी पढ़िएगा, उसमें बहुत सॉफ्ट भाषा में दिया हुआ है इलवर्ट बिल विवाद, उसको पढ़ लीजिएगा। या फिर बिहार स्टेट बुक है, उसमें भी दिया है, उसमें भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव प्रथम भारतीय ने लड़ा था, प्रथम भारतीय ने लड़ा था। तो कौन लड़े थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सॉरी दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। इनको और क्या बोला जाता है उसको बताइएगा आप लोग। और ये बताइएगा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति थे या फिर इनके बाद कोई और व्यक्ति लड़े थे, या फिर कोई व्यक्ति ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में मतलब कॉमन का चुनाव जीते थे, तो इसको आप लोग को बताना है। उसके बाद 72 नंबर देखिए, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो किसके कल्याण के लिए? जमींदारों के कल्याण के लिए की गई थी, जमींदारों के कल्याण के लिए की गई थी। बाकी तो जमींदार किसान को कल्याण कर ही रहा था सारे दृष्टि से, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक सारे दृष्टि से लोग शोषण किया, और इसके माध्यम से कौन शोषण किया? अंग्रेज किया। मीडिएटर तो यही था ना, जमींदार लोग ही थे। उसके बाद 73 नंबर देखिए, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो कहाँ किए थे? तो लंदन में किए थे। कहाँ किए थे? लंदन में किए थे, लंदन में किए थे। उसके बाद 74 नंबर देखिए, नंबर, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर। अब आपको बताना है कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनको सिविल सेवा परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया था, मतलब हटा दिया गया था। किस कारण से हटाया गया था? कारण था घोड़े चलाने नहीं आता था, इस कारण से हटा दिया गया था। तो कौन व्यक्ति थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे कि और कोई थे? उनको बताना है आपको। उसके बाद 75 नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कर लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कर लिया गया, कब किया गया था? 1886 में। 1886 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था और किसने किया था? इसको बताइएगा आप लोग। उसके बाद देखिए, उसके बाद 76 नंबर, द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट के लेखक कौन थे? द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट के लेखक कौन थे? तो कौन थे? सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान थे। उसके बाद 77 नंबर देखिए,
बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो कुंवर सिंह का देहांत तो कब हुआ ये सबको पता होगा, 1858 में हुआ था, परंतु स्मॉल डेट याद करना जरूरी है। मेन फोकस था इस क्वेश्चन में स्मॉल डेट। स्मॉल डेट को याद करना है, स्मॉल डेट को याद करना है, स्मॉल डेट को। उसके बाद देखिए, उसके बाद 78 नंबर, 1857 के विद्रोह को किसने एक राष्ट्रीय विद्रोही की संज्ञा दी? किसने एक राष्ट्रीय विद्रोही की संज्ञा दी? तो किसने दिया था? बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। उसके बाद 79 देखिए, भारत में प्रथम राजनीतिक संगठन कौन का नाम क्या था? भारत में प्रथम राजनीतिक संगठन का नाम क्या था? तो क्या था? लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी। उसके बाद देखिए 80 नंबर, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला धर्म सुधार आंदोलन था, तो कौन था? ब्रह्म समाज था। कौन सा था? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज ने हिंदू धर्म में पहली बार सुधार के लिए क्या किए? ये आंदोलन किए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? बताइएगा आप लोग। उसके बाद 81 नंबर देखिए, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था? ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसके उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? तो कौन सा था? धर्म सभा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, धर्म सभा। फिर है 82 में, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? रमाकांत देव। रमाकांत देव। इसको डेट बताना आप लोग को, कब धर्म सभा की स्थापना कब हुआ था। उसके बाद 83 नंबर देखिए, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना था। पटना था, पर ये डेट बताना है, बहावी आंदोलन कब शुरू हुआ था और किस कारण से शुरू हुआ था। कारण भी बताना है और कब शुरू हुआ था, और इसका प्रमुख नेता बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, उसको भी बताना है। उसके बाद 84 नंबर देखिए, ब्रह्म समाज के सिद्धांत पर आधारित है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत, यहाँ केस है, किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पे आधारित है। एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर पे आधारित है। और अभी वर्तमान समय में क्या है, जितना है लगता है, जितना तो देश नहीं उससे ज़्यादा तो भगवान के नाम हैं, भगवान के पूजा होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। उसके बाद देखिए, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। उसके बाद देखिए 86 नंबर। 86 नंबर में क्या है? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की? ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब किए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1873। 1873। अब इसमें बताना है ज्योतिबा फुले का कार्यक्षेत्र। ज्योतिबा फुले का कार्यक्षेत्र कौन सा था? इसके बाद 87 नंबर देखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया? ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया? तो कब किया? 22 मई 1793 में। अस्थाई बंदोबस्त के समय लागू जो किया था वो गवर्नर कौन था? गवर्नर का नाम बताना है आप लोग को। फिर देखिए, रैयतवाड़ी कब लागू हुआ? रैयतवाड़ी कब लागू हुआ? तो 1820 में। 1820 में। उसके बाद देखिए 89 नंबर, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा लागू की गई। महालवाड़ी प्रथा लागू की गई 1822 में। इसमें आप लोग को बताना तीनों का, अस्थाई बंदोबस्त ब्रिटिश शासित क्षेत्रों पर कितना प्रतिशत पर था, रैयतवाड़ी कितना पर था, और ये महालवाड़ी व्यवस्था कितना प्रतिशत भूभाग पर था। ये सब आप लोग को बताना है, और ये क्षेत्र भी बताना है, कौन कौन सा क्षेत्र में कौन कौन सा व्यवस्था लागू था। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ था, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ था, और महालवाड़ी व्यवस्था कहाँ था। और तीनों में गवर्नर का बताना है, कौन कौन सा गवर्नर था उस टाइम, समझे। उसके बाद देखिए 90 नंबर। अब यहाँ से थोड़ा हम लोग विश्व इतिहास का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री का। देखिए,
वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है तो आप NCERT पढ़ लीजिए, 10th क्लास का NCERT, या फिर ये बिहार स्टेट बुक पढ़िए। देखिए 90 नंबर क्या है, 90 नंबर, बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब बना? बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब बना? तो 23 सितंबर 1862 में। 23 सितंबर 1862 में। 1900 याद आ जाता है बार बार। उसके बाद देखिए, अब इसमें देखिए बिस्मार्क का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब ये कहाँ का चांसलर था और जन्म कहाँ, मतलब कब हुआ था, इसको बताना है आपको। उसके बाद 91 देखिए, फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ? फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ? तो 15 जुलाई 1870। देखिए एक बात बताते हैं कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो सबसे पहले आप मैप को याद कीजिए। मैप देखिए, मैप को पढ़िए, देश का लोकेशन, कौन कौन सा देश कहाँ पे है। उसके बाद पढ़िए वर्ल्ड हिस्ट्री, ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे दिमाग से निकलते जाएगा। फ्रांस कहाँ है, जर्मनी कहाँ है, इटली कहाँ है, फ्रांस कहाँ है, ये सब निकलते जाएगा दिमाग से। तो पहले एक बार मैप देख लीजिए, मैप में लोकेशन देख लीजिए, कौन सा देश कहाँ पे स्थित है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप, उसमें देख लीजिएगा। देखिए उसके बाद आगे देखिए, आगे फिर देखिए 92 में देखिए पुनर्जागरण का केंद्र था इटली, पुनर्जागरण का केंद्र था इटली का फ्लोरेंस नगर। पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है ये बताइएगा आप लोग, पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। उसके बाद 93 देखिए, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? तो कौन थे? दांते थे। दांते कहाँ के थे दांते, आप लोग को बताना है। उसके बाद देखिए 94 नंबर, मार्टिन लूथर ने बाइबिल का अनुवाद किस भाषा में किया? तो कौन सा भाषा? जर्मन भाषा में किया। कौन सा भाषा? जर्मन भाषा में किया। उसके बाद देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो रूसो की रचना है। किसकी रचना है? रूसो की रचना है। उसके बाद 97 देखिए, नेपोलियन को कैद कर कहाँ भेज दिया गया था? यहाँ पे हो जाएगा कहाँ भेज दिया गया था, कैद करके कहाँ भेज दिया गया था, समझे? कैद करके कहाँ भेज दिया गया था? तो सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था, सेंट हेलेना द्वीप पर। अब सेंट हेलेना द्वीप कहाँ स्थित है, कौन सा महासागर में स्थित है, उसको आप लोग को बताना है। इटली का एकीकरण किसने किया? इटली का एकीकरण किसने किया? तो काउंट काबूर ने किया। इटली का एकीकरण काउंट काबूर ने किया। अब इटली को बताना है, इटली कहाँ पे स्थित है, कौन सा सागर में स्थित है, भूमध्य सागर में है या अरब सागर में है, कहाँ पे है, इसको बताना है, या प्रशांत महासागर में है, समझे? इसको आप लोग को बताना है। उसके बाद देखिए, हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना? हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना? तो 1933 में बना, 1933 में बना। उसके बाद 100 नंबर देखिए, चीनी क्रांति का नेता कौन था? तो सामंत सेन था। सामंत सेन था। सामंत हो जाएगा यहाँ पे, सामान्यत हो जाएगा, सामंत सेन। बस आज के लिए इतना ही था। फिर हम लोग देखेंगे अगला वीडियो, टॉप 100 अगला वीडियो देखेंगे हम लोग। 500 क्वेश्चन, पूरा 500 क्वेश्चन करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का टोटल 500 क्वेश्चन करेंगे। और इसमें से आप लोग भी मेहनत कीजिए जो मैं बताया हूँ, और आप लोग भी थोड़ा सर्च करके लिखिए। कमेंट नहीं करना है तो मत कीजिए, पर अपने नोटबुक में, कॉपी में लिख लीजिए। इससे एक्स्ट्रा जो फैक्ट है उसको आपको कॉपी में नोट करते जाना है, तब याद होगा। ऐसे नहीं याद होगा, रटते रह जाइएगा, कुछ दिमाग से निकलते जाएगा। ठीक है, कोई चीज़ मिलता है तो उसको पहले मतलब सर्च कीजिए, उससे संबंधित आगे का पॉइंट और पीछे का पॉइंट जो भी उससे जुड़ता है उसको जोड़ के लिखिए। हिस्ट्री इतना आसान नहीं है पढ़ना। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।